हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, जिसे हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 यानी कि 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं एंड ये यूनिट 1 में आता है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी 2019-20 में आ चुके हैं, मैं उससे डिस्कस करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डाइफिनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, राइट सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डाइफिनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर एंड यूज लिखना है। डाइफिनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड H1 फर्स्ट जनरेशन एंटागोनिस्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होता है, इसका हमें सिंथेसिस भी याद करना होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है डाइफिनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। डाइफिन यानी कि डाइफिनाइल, दो फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो इसमें दोनों फिनाइल कार्बन से अटैच होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के बाद स्ट्रक्चर में दो कार्बन वाला इथाइलिन होगा, जिसको इथाइलिन ब्रिज बोलते हैं। एंड उसके बाद नाइट्रोजन होगा। ये नाइट्रोजन यहाँ पे टर्शरी होना नेसेसरी है, इसलिए इस नाइट्रोजन के पास दो मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया डाइफिनहाइड्रामीन एंड इसमें HCl ऐड कर देंगे तो डाइफिनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा। अब हम लोग इसका कुछ यूज़ देख लेते हैं। इसका यूज़ मेनली एलर्जी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। एलर्जी जैसे कि पेन, हे फीवर, कॉमन कोल्ड, रनी नोज़, अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड इसका यूज़ इंसोम्निया को भी ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना। ये ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, इसलिए इससे सेडेशन होता है, इसलिए इंसोम्निया में इसको यूज़ करते हैं ताकि हमें नींद आए। एंड मोशन सिकनेस को भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मोशन सिकनेस क्या होता है? अगर ट्रैवलिंग की वजह से आपको डिजीनेस आ रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में हमें H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। ये 7 मार्क्स में आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता क्या है। इसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी बोला जाता है, क्योंकि ये हिस्टामिन के रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करता है, इसलिए इसका नाम है एंटागोनिस्ट या फिर एंटी हिस्टामिनिक। सो इसमें हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि H2 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है और ये ड्रग कहाँ जाके बाइंड होगा, तो कौन से डिजीज़ को ये ट्रीट करेगा। तो H2 रिसेप्टर स्टमक में पाया जाता है, तो स्टमक का कोई प्रॉब्लम है जहाँ जिसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करेंगे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का। इस ड्रग का यूज़ किया जाता है एसिड के प्रोडक्शन को कम करने के लिए। जब हमारे स्टमक में HCl का रिलीज़ बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो उसके प्रोडक्शन को कम करने के लिए H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दी जाती है। इसलिए जब ड्यूडेनल या फिर गैस्ट्रिक अल्सर होती है तो उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं H2 एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन। कौन कौन सा ड्रग है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग एज ए H2 एंटागोनिस्ट। ये आप एग्ज़ाम पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इसमें नहीं बोला गया है कि H2 एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन लिखना है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसका सार लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो इसका दो क्लास है, गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर एंड गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। दोनों का यूज़ करते हैं हम लोग एसिड के प्रोडक्शन को कम करने के लिए। गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स में 3 ड्रग है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना है। सबसे पहला है सिमेटिडिन, सेकेंड है फेमोटिडिन एंड थर्ड है रेनिटिडिन। एंड सेकेंड क्लास में हमें गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का नाम याद रखना है। सबसे पहला है ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड एस्मीप्राजोल। अब हम लोग H2 एंटागोनिस्ट का सार देखते हैं। सार यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर H2 एंटागोनिस्ट का। तो इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा, 5 मेंबर्ड का रिंग है ये। एंड इसके 5th पोजीशन पर कोई अल्काइल ग्रुप होगा एंड इसके 4th पोजीशन पर चेन होगा। सबसे पहले चेन अटैच्ड होगा एंड चेन के साथ एक टर्मिनल नाइट्रोजन होगा। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है एंड इसी में जो भी मॉडिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका क्या इफ़ेक्ट होगा वही हम लोग सार में देखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो अलग अलग ड्रग में अलग अलग होगा। सिमेटिडिन में ये इमिडाजोल रिंग होगा, रेनिटिडिन में ये फ्यूरान रिंग होगा एंड फेमोटिडिन में ये थायाजोल रिंग होगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग चेन में क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एंड उसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले चेन ड्रग को पोलैरिटी प्रोवाइड करता है।
ये चेन टर्मिनल नाइट्रोजन को रिंग से सेपरेट करता है एंड इस स्ट्रक्चर में चेन में थायो ईथर लिंक होता है क्योंकि ये ऑप्टिमम एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है। अगर हम कोई भी ड्रग देखें जैसे कि सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, रेनिटिडिन, तो सारे स्ट्रक्चर में थायो ईथर लिंक होता है जो कि चेन होता है, यही टर्मिनल नाइट्रोजन को रिंग से सेपरेट करता है। यह है फेमोटिडिन। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो यहाँ पे चेन में थायो ईथर लिंक है जो कि ऑप्टिमम एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है। सल्फर है एंड इसमें 3 कार्बन अटैच है, तो ये थायो ईथर लिंक है। इस थायो ईथर से नाइट्रोजन अटैच है जो कि टर्मिनल नाइट्रोजन है एंड इसके इस साइड रिंग है। तो ये चेन क्या कर रहा है, रिंग को और टर्मिनल नाइट्रोजन को सेपरेट कर रहा है। थायो ईथर चेन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसी के वजह से ऑप्टिमम एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो होती है। अब हम लोग इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग की बात करें तो इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग में मैंने ऑलरेडी बताया था कि अलग अलग रिंग होगा अलग अलग ड्रग में, जैसे कि सिमेटिडिन में होगा इमिडाजोल रिंग, रेनिटिडिन में होगा फ्यूरान रिंग एंड फेमोटिडिन में होगा थायाजोल रिंग। ये है रेनिटिडिन, इसके स्ट्रक्चर में हेट्रोसाइक्लिक रिंग में फ्यूरान रिंग होगा। ये है फ्यूरान, फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन है, सेकेंड नंबर पे ये सबसे पहले चेन होगा जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग को और टर्मिनल नाइट्रोजन को सेपरेट करेगा। यहाँ पे है थायो ईथर लिंक, ये है चेन एंड ये है फ्यूरान रिंग। और इसके 5th पोजीशन पर कोई अल्काइल ग्रुप मैंने बताया था होगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही हो, कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे 5th पोजीशन पे ये रहेगा। सेकेंड पोजीशन पे सबसे पहले ये चेन होगा, उसके बाद टर्मिनल नाइट्रोजन होगा। तो ये रेनिटिडिन का भी स्ट्रक्चर याद रखना है। सेकेंड में हम लोग अगर सिमेटिडिन देखें तो सिमेटिडिन में इमिडाजोल रिंग होगा, इसमें 2 नाइट्रोजन होता है। तो 4th पोजीशन पे सबसे पहले चेन अटैच कर देंगे जस्ट लाइक रेनिटिडिन, तो इसमें फिर टर्मिनल नाइट्रोजन होगा एंड रिंग के 5th पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। तो ये सिमेटिडिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम लोग ऐसे ही फेमोटिडिन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग में थायाजोल रिंग होगा। थायाजोल रिंग सल्फर वाला होता है एंड इसके सेकेंड पोजीशन पर फिर हम लोग चेन अटैच करेंगे, उसके बाद टर्मिनल नाइट्रोजन होगा एंड इसके 5th पोजीशन पर फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग ये कंपाउंड रहेगा। अब हम लोग टर्मिनल नाइट्रोजन की बात करें तो टर्मिनल नाइट्रोजन पोलर होना चाहिए, नॉन बेसिक होना चाहिए एंड सब्स्टिट्यूएंट उसमें होना चाहिए। इन सब चीज़ों की वजह से ही टर्मिनल नाइट्रोजन एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है। तो सार यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो सबसे पहले H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पैराइटल सेल में पाया जाता है। स्टमक में जो पैराइटल लेयर होता है उसमें पैराइटल सेल के अंदर H2 रिसेप्टर पाया जाता है और ये ड्रग H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग जो होता है जैसे सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, ये H2 रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है एंड उसे ब्लॉक कर देता है। एंड H2 रिसेप्टर जो होता है वो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, इसलिए ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को एक्टिवेट कर देता है। CAMP जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसे एक्टिवेट करता है H2 रिसेप्टर एंड ये CAMP कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करता है। इस वजह से कैल्शियम लेवल इंक्रीज होने की वजह से प्रोटॉन पंप जो कि सेल में प्रेजेंट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होने की वजह से सेल के बाहर जो पोटेशियम था वो सेल के अंदर जाने लगता है एंड सेल के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो सेल के बाहर जाने लगता है। तो सेल के बाहर हाइड्रोजन जाने लगता है तो इस वजह से एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। HCl बढ़ने की वजह से ही H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दी जाती है ताकि ये ब्लॉक हो जाए, H2 रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाए जिससे कैल्शियम का लेवल ही नहीं बढ़ेगा। अगर लेवल नहीं बढ़ेगा तो एसिड का भी लेवल नहीं बढ़ेगा और ये सारा मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगा।